Hello, good morning, student. So, today we are going to start our fourth chapter. The chapter name is The Mughal Empire. तो अब हम इस चैप्टर में जो है मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. So, let's start this chapter with a short intro. Ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जिस तरह की कंट्री है इंडिया, मतलब कई सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है एज इन सच ऑफ लाइक कल्चर्स और अदर चीज़ों के बारे में. तो ये बहुत बड़ा टास्क है किसी भी रूलर के लिए कि एक मिडिल एजेस में इसको जीत पाना और इसे बेसिकली कॉन्कर करना. तो चलिए देखते हैं आगे. क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रोडेसेसर्स द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. लेकिन इस चीज़ को किन्होंने मुगल्स ने करके साबित कर दिया कि काफ़ी कम समय में किस तरह से उन्होंने इसे जीत लिया. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from the Agra and Delhi until in the 17th century. They have controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of the administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on the Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal Emperor. अब देखिए जो ये रेड फोर्ट है ये मुग़ल एम्परर का था. और जिस तरह से जब मुगल्स जब आए उन्होंने हम पे राज किया तो उन्होंने कई तरह की अपनी स्ट्रैटेजी और एडमिनिस्ट्रेशन को हम पे थोपा. बेसिकली उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को लागू किया और धीरे धीरे आगरा और दिल्ली को कॉन्कर करने के बाद वो और भी जो स्टेट्स थे उन पे उन्होंने अपना राज करना शुरू किया. जहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो झंडा फहराते हैं, जो रेड फोर्ट है वो किसी ये रेसिडेंस हुआ करता था मुग़ल एम्परर का. हु वर द मुगल्स. अब देखिए मुग़ल थे कौन, वो अब यहाँ पे बताया गया है. तो मुग़ल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages of the ruler. From their mother's side they were descendants of the जंगीज़ खान रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स. जो मुगल्स थे देखिए वो डिसेंडेंट्स थे ऑफ टू ग्रेट lineage, मतलब दो अलग अलग रूलर्स के थे. तो अगर उनकी मदर की साइड की बात की जाए तो वो किन के वंशज थे, जंगीज़ खान के, जो कि 1227 में मर गए. और रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, और जो ये थे ये क्या थे, राजा थे मंगोल ट्राइब्स के, चाइना एंड द सेंट्रल एशिया. फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर, डायड इन 1404, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. अगर फादर साइड की बात की जाए तो वो इधर से बिलोंग करते थे. However, the Mughals did not like to be called a Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were. अब देखिए इनके बारे में यहाँ पे बताया गया. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है. अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या. प्राउड ऑफ देयर Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. अब जो दिल्ली था वो उनके जो भी एंसेस्टर्स थे यानी जो भी उनके पूर्वज थे उन्होंने इस पे राज कर लिया था. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph. अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर 2 है ये मुग़ल जो एम्परर थे, राइट, उनकी वो जो भी विक्ट्री होती थी या जो भी चीज़ें होती थी तब ये लोग इस चीज़ को बना के रखते थे. तो ये उसकी ही एक झलक है. अब चलिए हम देखते हैं मुग़ल मिलिट्री कैंपेन. अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन किस तरह का होता था. बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. अब देखिए जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर था उन्होंने थ्रोन ले लिया बट उनके तो जब वो 12 साल के थे बट उनको ज़बरदस्ती उस थ्रोन से हटा दिया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप.
After years of wandering, he seized Kabul in 1504 and 1526. He defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi, Agra. अब उन्होंने क्या किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है लड़ाई लड़ी और इन सारी चीज़ों जगह से अपना जो है राज वापस ले आए. Table 1. The charts some of the major campaigns of the Mughals. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. See also chapter 7. The Sikhs, see also chapter 8 and 10. And here is, you can read, there is so many chapters that you need to read. I'm going to the another line. How was the Humayun relationship with the Safavid Iran? Different from Akbar's? Did the annexation of the Golconda and the Bijapur in Aurangzeb's region and hostility in the Deccan? यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो है वो रेस किए गए. अब देखिए मुगल एम्परर जो था, जो भी मेजर कैंपेन या इवेंट्स थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. इट्स एन ईजी थिंग. ये बस आपको उस पर्टिकुलर चीज़ उस टाइम की जानकारी देने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है. लाइक बाबर जब थे तो उनके राज में क्या क्या किया गया, किस तरह से उन्होंने लड़ाई जीती. जब हुमायूं थे तब क्या हुआ. फिर अकबर. देखिए यहाँ पे मुग़ल का जो है उनकी सल्तनत के बारे में बताया गया है. सबसे पहले बाबर थे, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, उनके पास जहांगीर आए, देन शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए. ये जो है इनका जो था एंसेस्ट्री था, मतलब इस तरह से उन्होंने राज किया है. वन बाय वन यहाँ पे सारे के सभी के बारे में बताया गया है. अब देखिए बताया गया है मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. The Mughals did not believe in the ruler of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughals and the Timurid custom of the comparasanary inheritance, or a division of the inheritance among all the sons. Follow the highlighted passage in Table 1 and note the evidence for a rebellion by Mughal prince. Which do you think is a fairer division of inheritance? प्रीमोजेनिचरी और कॉपरसनरी. अब देखिए जो मुगल्स का ट्रेडिशन था वो कैसा था. वो इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि अगर सपोज मान लो किसी के फादर के पास बहुत बड़ा राजपाट है तो वो उनको मिल जाए, मतलब वन बाय वन मिलते जाए, इस तरह पे वो बिलीव नहीं करते. तो उनका मानना ये होता था कि सपोज हमें जो भी चीज़ मिली है चलो मिल गई, लेकिन इसके अलावा आपको कई सारी जो चीज़ें हैं वो जंग लड़के जीतनी है. जो जितना मिल गया उससे इनका काम नहीं चलता था, बल्कि ये और भी जगहों पर क्या करते थे, अपना राजपाट फैलाना चाहते थे. तो ये लड़के उस चीज़ को जीतते थे, अपने हक में लेते थे. नाउ मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. अब मुगल्स की रिलेशनशिप कैसे थे अदर रूलर्स से, जो दूसरे राजा थे उनसे, वो हम यहाँ देखेंगे. टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन. फिर से आप देख लीजिएगा. You will notice that the Mughal ruler campaigned constantly against the rulers who refused to accept their authority. But as the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajput were a good example of this. Many of them married their daughters into the Mughal families and received high positions, but many resisted as well. अब देखिए जो मुगल्स थे उनका जो है काफ़ी अच्छा रिलेशंस था किनसे, राजपूतों से, क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या किया था, अपनी बेटियों का विवाह मुग़ल एम्परर में करवा दिया था. लेकिन कई सारे जो थे वो इस बात से खफा भी थे, मतलब वो नहीं चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, इस बात का रेजिस्ट किया, मतलब प्रोटेस्ट किया बेसिकली, इसके वो अगेंस्ट गए. The Sisodia Rajput refused to accept the Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. Given their lands, back assignments, the careful balance between the defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep the balance of all time. Look at the table 1 again. Note the Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept the Mughal authority. What was the consequences of this insult? अब देखिए क्या हुआ था. जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जो है मुग़ल की अथॉरिटी को मानने से मना किया, लेकिन जब वो हार गए तो उन्हें मानना पड़ा. और जो मुग़ल्स थे उन्होंने काफ़ी
अच्छी तरह से जो है उन्हें ट्रीट किया, मतलब वो ख़राब व्यवहार नहीं करते थे बेसिकली किसी के साथ। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो की जाती थी उनके साथ। बट उन्होंने, जो मुग़ल अथॉरिटी है, उन्होंने औरंगज़ेब जो थे उन्होंने शिवाजी का क्या किया था, इंसल्ट किया था। और जब उन्होंने एक्सेप्ट किया मुग़ल अथॉरिटी को, जब वो करना चाह रहे थे, तो इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो क्या हुए थे वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, देखते हैं मनसबदार्स एंड द जागीरदार्स। अब मनसबदार्स और जागीरदार्स क्या होते थे वो हम देखेंगे आगे। एज द एम्पायर एक्सपांडेड टू encompasses different region, the Mughals recruited a diverse body of people from a small nucleus of Turkish nobles. They expanded to include Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and the other groups. Those who joined a Mughal service were enrolled as a mansabdar. अब जो इस तरह का काम करते थे उनको mansabdar कहा जाता था. The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning the position or rank. It was grading system used by the Mughals to fix rank one, salary, वन इज़ रैंक, सेकेंड इज़ सैलरी एंड द थर्ड द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रैंक होता था, जो मनसबदारी होती थी, बेसिकली एक पोजीशन है जहाँ पे कई सारी चीज़ फैक्टर्स को देखते हुए एक पोजीशन मिलता था जिसमें रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ों को देखा जाता था। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ैत. The higher that, the more prestigious was the noble's position in the court and the larger his salary. अब जिसकी भी पोजीशन सबसे ज़्यादा होगी, उसकी सैलरी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी. The Mansabdar's military responsibility required him to maintain a specific number of saur and the cavalryman. The Mansabdar brought his cavalryman for a review, caught them, registered their horses, branded, and they received money to pay them as a salary. Mansabdar received their salaries too as a revenue assignments called jagirs, which were somewhat like a iktas. But unlike muktis, most mansabdari did not actually reside in the administrator, their jagirs. They only had a rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the mansabdar themselves served in some other pan of the country. In Akbar's region, these jagirs were carefully assessed to that then the revenues they were roughly equal to the salary of the mansabdar. By Aurangzeb reign, this was no longer the collected was often. अब देखिए यहाँ पे जो है मनसबदारी किस तरह से होती थी, किस तरह का काम होता था उनका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, किस तरह से वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे या बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है. नाउ सी जब्त एंड ज़मींदार्स. The main source of income available to the Mughal ruler was tax on the produce of the peasantry. अब जैसे कि आप जानते हो उस ज़माने में क्या होता था, सबसे ज़्यादा क्या होते थे, ज़मीन होती थी, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता था, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे निकलता था, पेजेंट्री से ही निकलता था. इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid a taxes through the rural elite, that is a headman or the local chiefman. The Mughal used one term zamindars to describe all the intermediaries, whether they were local headman or villager or a powerful chiefsman. अब जो मेन ज़मींदार होता था ये क्या करता था, बाकियों से जो भी इनका रेवेन्यू है, जो टैक्स निकलता था वो लेते थे और फिर बाकी मेन जो राजा होता था उनको क्या करते थे, ले जाके दिया जाता था. Akbar's revenue minister Todarmal carried out a careful survey of crop yields, prices and the areas cultivated for a 10-year period. अब जो अकबर थे उनके टाइम पे जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौन थे, वो टोडरमल थे. और यही बेसिकली क्या करते थे, जो भी क्रॉप सीड होती थी या जो भी प्रोड्यूस किया जाता था, सारे 10 साल का हिसाब लगा के, मतलब क्या एग्जैक्ट रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो क्या करते थे, बेसिकली रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे. अब चलिए देखते हैं आगे. एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स. दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल. और काफ़ी अच्छा अकाउंट्स वो रखते थे, इन सारी चीज़ों का मतलब हिसाब उनका काफ़ी पक्का होता था. In some areas, the Jamindar exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrator could drive them to the rebellion. Sometimes Zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against a Mughal authority. These peasants revolts the challenge in the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century.
अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर elaborately discussed by Abul Fazl in his book and the Akbarnama, in particular in its last volume, the N.A. Akbari। अब जो देखिए एक अकबर की पॉलिसीज़ थी, इसके ऊपर जो एक क्लोज़र लुक है वो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा है अपनी बुक में। और उस बुक का नाम जो है एन ए अकबरी है। और चलिए देखते हैं उन्होंने किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। Abul Fazl explained that the empire was divided into a province called Subas, governed by a Subadar who carried out both political and the military functions. Each province also had a financial officer or diwan for the maintenance of peace and order in his province. The Subadar was supported by the other officers such the military paymaster, the minister in charge of religious and the charitable patronages, मिलिट्री कमांडर्स एंड द टाउन पॉलिसीज कमांडर्स। अब देखिए क्या होता था, अकबर के राज में कई सारे जो होते थे उनको मेन लीडर के तौर पे बना दिया जाता था और अपनी अपनी एक अथॉरिटी दे दी जाती थी कि आपको ये सारी चीज़ों को संभालना है, उसका पूरा देख रेख करना है। और लास्ट टाइम पे मतलब जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो उन मीटिंग में क्या होते थे, वो सारी चीज़ों का हाल चाल किनको, अकबर को दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी और उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए देखते हैं आगे। Akbar's noble commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal and the empire functioned effectively, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. While Akbar was the Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama. Brahmanas, Jesuit priests were Roman Catholics, and the Zoroastrian. This discussion took place in the Ibadat Khana. He was interested in the religion and the social custom of different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that the religious scholars who emphasized a ritual and the dogma were often bigots. Their teaching created a division and the disharmony amongst his subjects. This eventually, अब कई सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से होते आई और कई तरह की डिसहार्मोनी उन्हें देखने को मिली इन सब्जेक्ट्स में। This eventually led but the idea of sulh or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between the people of different religion in his realm. Instead, it focused on the systems of ethics, honesty, justice, and peace that was universally applicable. अब देखिए क्या होता, कई तरह की अशांति जो थी फैल गई थी और इस तरह से जो है अकबर को एक ही आइडिया आया कि किस तरह से भी जो है पूरी दुनिया में शांति बनाई जाए, यानी यूनिवर्सल पीस किया जाए। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं शांत की जा सकेगी और बेसिक जो एथिक्स है इसका ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस होना चाहिए जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हो। Abul Fazl helped the Akbar in forming a vision of governance around this idea of Sulh-e-Kul. This principle of governance was followed by the Jahangir and Shah Jahan as well. The Mughal Empire in the 17th century and after. The administrative and the military efficiency of the Mughal Empire led to the great economic and the commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth, but these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of total। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ नंबर्स बताए गए हैं और मुग़ल एम्पायर ने किस तरह से उन चीज़ों को जीता, बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। The Mughal emperor and their mansabdars spent a great deal of their income, salary or goods. This expenditure benefited the artisans and the peasantry who supplies them with the goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasants and the artisans. The poorest amongst them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing additional resources, tools, and supplies to increase the productivity. The wealthier peasantry and the artisanal groups, the merchants and the bankers profited in this economic world.
The enormous wealth and the resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as the powerful centers of power in the command of a province like Hyderabad and Awadh. तो इस तरह से जो है उन्होंने कई जगह पे क्या होगा किया, अपना एम्पायर खड़ा किया। तो ये सारी चीज़ें मुगल एम्पायर के बारे में यहाँ पे बताई गई है। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंपल चैप्टर एंड यू नीड टू मेनली फोकस ऑन द आंसर्स। सो अगर आपको कहीं पे भी इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर द डे एंड इसके वीडियो के अपलोड के साथ साथ ही जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको शेयर कर दूँगी।